अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। मनमस्तिष्क में उभरते सारे सवालों और जवाबों को उसने वहीं खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहां से तथा क्यों आ रही है। इसी तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नानघर की ओर बढ़ा। जब वह स्नानघर में पहुंचा तो बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साने साने करने लगा था, क्योंकि स्नानघर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी न आया कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नानघर में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी न आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वह गहरी गफलत से जागा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने शयन कक्ष में पलट गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़ कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ। वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूँ, अनुज कंपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए? युवती का स्वर आतंकित था। अनुज को अब यह समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नानघर के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारा कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से उनकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है।
ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने पूर्ववत स्वर में कहा। नहीं, वह आदेशात्मक स्वर में बोली, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा यकीन मानो। मुझे जाने दो, अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहां से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रह ही नहीं गया था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके न चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले, लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी न था। मौत हर क्षण उसे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकटता बढ़ा रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगाजल की कुछ बूंदें डालना चाहता। वह युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगाजल लेने आगे बढ़ा। वह गंगाजल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहां आते ही अनुज ने सारा गंगाजल उस लड़की पर उंडेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगाजल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस हलक से छोड़ी। राहुल ने गर्दन घुमाकर अपने साइड में देखा तो जाना कि जमीन मिट्टी उगल रही है। गीली मिट्टी वहां इस तरह उबल रही थी जैसे जमीन से पानी उबल उबल कर बाहर आता है, मगर वो मिट्टी फैल नहीं रही थी, बल्कि अपनी ही जगह पर रहकर उबल रही थी। राहुल मिट्टी को उबलते देख घबरा गया। देखते ही देखते राहुल के चारों ओर की मिट्टी उबलने लगी। बीच में वह फंस गया। फिर एकाएक वो स्थान दलदल बन गया जिस पर राहुल खड़ा था। लगभग 4 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा जमीन का वो स्थान दलदल के रूप में तब्दील हो गया। इसी के साथ राहुल उस दलदल में धंसता हुआ जमीन के अंदर जाने लगा। उस समय वो बहुत बुरी तरह डर गया और जोर से चिल्लाया, मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ। चौकीदार राहुल को जमीन में धंसते देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी। राहुल की पुकार पर उसकी मां दौड़ी दौड़ी आई। जब सुनीता ने राहुल पर नजर डाली तो उस समय राहुल का सर ही जमीन से बाहर रह गया था, बाकी वह पूरा उस दलदल में धंस चुका था। राहुल ने अपने दोनों हाथों को बचाव की खातिर ऊपर उठा रखा था। वह दोनों हाथों को कीचड़ में मारता हुआ चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मम्मा, मैं जमीन में धंसता चला जा रहा हूँ। राहुल को इस तरह धंसते देख सुनीता का कलेजा फट गया। वह रोते हुए बोली, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। चौकीदार डॉट, परंतु उसकी आवाज किसी ने न सुनी। कोई नहीं आया वहां उसकी मदद के लिए। राहुल हर पल जमीन में धंसता ही चला जा रहा था। सुनीता निरंतर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए वहां नहीं आया। चौकीदार था वहां, मगर वो उसकी सहायता क्यों करता भला।
चौकीदार के इशारे पर ही तो राहुल इस आफत का शिकार हुआ था। वास्तव में चौकीदार आज से 10 वर्ष पूर्व एक मिट्टी का पुतला था। इस पुतले में एक भटकती आत्मा प्रवेश कर गई थी। तब से यह मिट्टी का पुतला मानव के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था। पिछले 8 वर्षों से वह इस फार्म हाउस का चौकीदार बना हुआ था। इस फार्म हाउस में कई लोग आए, मगर जो भी आता था वही इसे शीघ्र ही बेचकर चला जाता था। मगर यह चौकीदार रूपी मिट्टी का पुतला यहाँ से कभी नहीं जाता था। फार्म हाउस का हर मालिक यहाँ कोई न कोई ऐसी डरावनी घटना देखता था जिसके कारणवश वो डरकर यह फार्म हाउस बेच देता था। आज इस फार्म हाउस के मालिक का वारिस इस फार्म हाउस के मुंह का निवाला बन गया था। राहुल जब सर तक उसमें धंसता चला गया तो बेबस सुनीता आगे बढ़ गई और राहुल के करीब पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वह राहुल के लिए कुछ कर पाती, राहुल पूर्ण रूप से जमीन में समा गया। उसी वक्त सुनीता भी जमीन में धंसने लगी। सुनीता ने महसूस किया था कि दलदल की गहराई बहुत कम है, मगर जमीन के नीचे कोई ऐसा है जो उन्हें घसीट रहा है। वह चीखती चिल्लाती मदद के लिए चौकीदार को पुकार रही थी, मगर वो नहीं आया। इधर शाम को सुनीता और राहुल कहाँ है? सुनीता का पति सुदेश फार्म हाउस पर आया तो चौकीदार से पूछा। वो दोनों अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, चौकीदार ने बताया। सुनीता का पति भीतर गया। सुनीता और राहुल दोनों अंदर उसका इंतजार करते हुए उसे मिले। हेलो पापा, राहुल चहका। हेलो बेटा, सुदेश बोला। फार्म हाउस कैसा लगा तुम दोनों को? एक्सीलेंट, राहुल ने कहा। मोस्ट ब्यूटीफुल, सुनीता ने कहा। आओ तुम्हें यहाँ एक चीज और दिखाऊं। सुदेश ने सुनीता की बाह पकड़ी और उसे आगे की तरफ अपने साथ घसीटा। सुदेश ने उसकी बाह पर थोड़ा ही जोर दिया था कि बाह पर से उसका हाथ उखड़कर सुदेश के हाथ में आ गया। यह दृश्य देख सुदेश बुरी तरह चौंक गया, साथ ही डर भी गया। जब उसने सुनीता के टूटे हुए हाथ पर नजर डाली तो देखा कि वो हाथ मिट्टी का है। सुदेश ने डरकर वो मिट्टी का हाथ दूर फेंक दिया। हाथ फर्श पर गिरा और टूट फूट गया। उसी समय सुनीत बोली, यह क्या किया तुमने सुदेश? मेरा हाथ तोड़ दिया। सुदेश ने घबराकर सुनीता की ओर देखा। उसका तो रंगरूप ही बदला हुआ था। अपने हाव भाव से वो बहुत डेंजर लग रही थी। सुदेश की समझ में कुछ न आया। तभी राहुल ने कहा, देखो पापा। इसी के साथ राहुल ने अपना हाथ दीवार में मारा और उसका हाथ भी मिट्टी का बन गया। वह टूट फूट कर जमीन में बिखर गया। ये सब क्या है? सुदेश घबराकर चिल्लाया। उसी समय सुदेश के कदमों के नीचे का फर्श मिट्टी की दलदल बन गया और सुदेश भी सुनीता व राहुल की तरह चीखता चिल्लाता दलदल में पूर्ण रूप से धंस गया। कुछ सेकंडों बाद उस दलदल से मिट्टी का एक पुतला उभरकर बाहर आ गया। शीघ्र ही मिट्टी के उस पुतले ने मानव का रूप ग्रहण किया और वो सुदेश बन गया। तत्पश्चात सुनीता, सुदेश और राहुल एकत्रित हुए और ठहाके लगाने लगे। चौकीदार ने दूर खड़े रहकर उन तीनों को ठहाके लगाते देखा और होठों पर विजयी मुस्कान सजाकर कहा, मैं जीत गया। अब यहाँ मुझे अपने 3 साथी और मिल गए। अब इस संसार में मैं अकेला नहीं। हाँ 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 डॉट। अंत में चौकीदार ने भी ठहाके लगाए।